हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल पंकज JKSB। सो इस वीडियो में हम करेंगे MCQs प्रैक्टिस, ठीक है। और ये MCQ जनरल नॉलेज बेस्ड है, इसमें सारे टॉपिक्स तुम्हारे जीके कवर हो जाएंगे, ठीक है। मैं तो अगर तुम सही से पढ़ोगे और इन MCQs को कर लोगे तब भी तुम्हारा मैं सिलेबस पूरा 100% कम्प्लीट हो जाएगा, ठीक है। ये गारंटी है मेरी, ठीक। क्योंकि इसमें क्या है, मैं सारे जितना भी सिलेबस को ध्यान में रख के फिर मैं अपने MCQs बना रहा हूँ। और जो MCQs है उसमें ऐसा नहीं होगा कि अच्छा इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन ए है तो टिक करके आगे निकल गए, बाकी ऑप्शंस का क्या है और इंपॉर्टेंट क्या है उसके रिलेटेड वो भी सारा बताता जाऊँ, ठीक। उससे पहले चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, शेयर करो, लाइक करो। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डाल दिया है, वो भी आप जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। थोड़े टाइम के बाद मैं जैसे 2-3 वीडियोस रेगुलर डालने शुरू कर दूंगा, उसके बाद मैं पर्सनल गाइडेंस भी दूंगा, ठीक है। मॉक टेस्ट भी मैं लाऊंगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, जैसे आप मॉक टेस्ट किसी एग्जाम से देते हो लेकिन आपको पर्सनल वहाँ पे क्या आपके 1-to-1 एक होता है ना कि रिव्यू देना, वो मैं दूंगा। उसमें क्या होगा, अगर मेरे पास 100 बच्चा 200 बच्चा जितना भी होगा, लेकिन मैं कोशिश करूँगा 100%, अगर मेरी तरफ से एफर्ट मैं 100% डाल रहा हूँ, आप 110 डालोगे तो भाई आपका एग्ज़ाम्स क्लियर होना ही होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो चलो अभी स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन, हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द 1857 रिवॉल्ट। देखो, सबसे पहले जब अंग्रेज आए इंडिया में तो पहले गवर्नर बने, फिर वो गवर्नर जनरल बने, ठीक है। उसके बाद वॉइस रॉय बने, ठीक। तो ये था। अभी उसने पूछा कि हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। 1857 रिवॉल्ट बड़ा इंपॉर्टेंट रिवॉल्ट है, इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस ही बोलते हैं, ठीक है। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। अच्छा, आपको जैसे ये सारे आप सुनते हैं ना ध्यान से, ठीक है। कुछ चीज़ें मैं लिखूँगा, कुछ चीज़ें नहीं भी लिखूँगा, लेकिन आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है। आई होप द वॉइस क्वालिटी इज़ गुड, ठीक। तो पहले आपने आंसर देना है, ठीक है। और आपको लास्ट में स्कोर भी बताना पड़ा कि मेरा इस वीडियो में इतने क्वेश्चन में से इतना स्कोर आया, ठीक है। और जो मैं क्वेश्चन कुछ बीच में पूछूंगा भी, उनका आपको आंसर कमेंट्स में भी लिखना है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन में आते हैं, हु वाज द गवर्नर ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 1857 रिवॉल्ट। तो 1857 के दौरान जो हमारे गवर्नर थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। ये इनका जो टेन्योर था 1856 से लेके 1862 के टाइम तक था, ठीक है। तो क्या हुआ, जैसे ही इनके टाइम पे 1857 का रिवॉल्ट स्टार्ट हो गया, उसके बाद एक एक्ट आया 1858 में, जिसमें जो जो पावर थी वो क्राउन को शिफ्ट हो गई। तो उसके बाद हमारे क्या बन गए, वॉइस रॉय बन गए, ठीक। और 1854 में ये हमारे पहले वॉइस रॉय थे लॉर्ड कैनिंग ही बनाए थे, ठीक है। ये फर्स्ट थे, फर्स्ट वॉइस रॉय, ठीक। अब आपको कमेंट्स में बताना है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन थे, ठीक। अच्छा, उसके बाद इसके बाद आता है ये हो गया तुम्हारा जो क्वेश्चन पूछा था। अब थोड़ा एक्स्ट्रा नॉलेज, ठीक, थोड़ा सा और एक्स्ट्रा नॉलेज। जैसे लॉर्ड लिटन जो थे वो थे 1876 से 1880 तक, ठीक है। इनका टेन्योर याद रख लेना। और इसकी ये लॉर्ड रिपन थे 1880 से 1884। इनके टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, जाता 1878 में, ठीक है। और इन्होंने जो लॉर्ड रिपन था, इन्होंने इसको रिपील कर दिया था 1882 में, इस एक्ट को रिपील कर दिया था। और लॉर्ड रिपन को एक और चीज़, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इन्होंने इंडिया को फर्स्ट टेस्ट चलाया था, मतलब एक सेल्फ रूल का, ठीक है। जो क्या बोलते हैं, डिसेंट्रलाइज किया पावर को, ठीक है। और इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, किसको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को, लॉर्ड रिपन को, ठीक है। 1880 से 84 है। और इन्होंने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट को 1878 में जो आया था उसको रिपील कर दिया 1882 में। एक्चुअली अब ये वर्नैकुलर प्रेस एक्ट क्या था, एक्चुअली तब जब पहले क्या होता था, लोकल लैंग्वेज होती है जिनको बोलते हैं वर्नैकुलर लैंग्वेज, उनमें ही क्या बोलते हैं जो हमारे न्यूज़पेपर वगैरह, ठीक है, जितने आर्टिकल्स हैं, ठीक है, कुछ भी प्रिंट होता था तो उनमें ही प्रिंट होता था, उन्हीं लोकल लैंग्वेज में, वर्नैकुलर लैंग्वेज में प्रिंट होता था, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया, ब्रिटिश के खिलाफ क्रिटिसिज्म स्टार्ट हो गया। क्योंकि पहले क्या था, जैसे बड़े बड़े टाउन से, कोलकाता हो गया, ठीक है, मुंबई हो गया, यहाँ प्रेस थी बड़े बड़े टाउन में थी, तो लोग इतने ज़्यादा अवेयर नहीं थे। उसके बाद क्या हो गया, हर गांव में, हर टाउन में मतलब प्रेसेस आना स्टार्ट हो गई। फिर उसमें वहाँ पे रीच बढ़ गई, तो जो न्यूज़पेपर आर्टिकल्स से लोग कॉमन लैंग्वेज में पढ़ने लग पड़े, उनको समझ लगने लग पड़ा कि हाँ भाई ब्रिटिशर्स की क्या नीति है, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। तो लोग उनको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दिया कि हाँ भाई ये गलत किया, ये सही किया, होता है ना। तो उसके लिए एक प्रेस लाया, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट। इसमें क्या था, जो मजिस्ट्रेट को पावर दे दी कि किसी प्रिंटिंग प्रेस को बुला के उससे एक बॉन्ड साइन करा दे कि आप हम हमारे खिलाफ कुछ भी प्रिंट नहीं करेंगे, अगर प्रिंट करें तो आपका वो जो अमाउंट है, जो बॉन्ड दिया है, वो सीज़ हो जाएगा।
ठीक है। और अगर वो चीज़ मतलब वो बार बार कुछ उनके खिलाफ कुछ प्रिंट करते हैं तो वो जो प्रेस है वो बंद भी हो सकती है, ठीक है। तो ये था वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, बेसिकली टू अवॉइड क्रिटिसिज्म और टू अवॉइड पब्लिशिंग एनी सच कंटेंट विच कैन क्रिएट हेट्रेड और डिसरिस्पेक्ट फॉर द ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो उसके लिए एक प्रेस एक्ट लाया था, वर्नैकुलर प्रेस एक्ट, ठीक, समझ लग गया। तो उसके तीसरा तो लॉर्ड कैनिंग है, बता दिया। अच्छा, विच इज़ द लार्जेस्ट डैम ऑफ इंडिया। देखो दो तरह के डैम है, एक तो लार्जेस्ट, एक लॉन्गेस्ट, ठीक है। जो लार्जेस्ट है हमारा इंडिया वो 260 मीटर मतलब हाइट में होता है, और ये लॉन्गेस्ट जो है नियर अबाउट 30 किलोमीटर, 29 पॉइंट समथिंग है, 30 किलोमीटर है, ठीक है। लार्जेस्ट जो है वो है, बताओ पहले तुम आंसर दो, जल्दी हो जल्दी, ठीक है। तो लार्जेस्ट जो था वो है तेरी डैम, ठीक है। ये कौन सी नदी है, भागीरथी नदी पे, भागीरथी नदी पे, और है कहाँ है, उत्तराखंड में, यूके में, ठीक है। तो उसके बाद लॉन्गेस्ट, जो लॉन्गेस्ट है वो है हमारा हीराकुंड डैम। ये कौन सी नदी है, ये है महानदी पे, ठीक है। और ये लार्जेस्ट है बस ये, और कहाँ पे है, उड़ीसा में, ठीक। ये दो चीज़ें होगी, लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट, ठीक। अब आपको ये बताना है कि लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट हमारे, आपको बताना है लॉन्गेस्ट अर्थन डैम, ठीक है। कौन सा है हमारे इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट अर्थन डैम, ठीक है। आपको पता लग गया, लार्जेस्ट है ये तेरी डैम, ठीक है, 260 मीटर पे, और लॉन्गेस्ट है नियर अबाउट 30 किलोमीटर, आई थिंक 26 या 29 किलोमीटर टू बी एग्जैक्ट, देख लेने का, ठीक। अच्छा, उसके बाद सरदार सरोवर डैम, ये कौन सी नदी पे, ये है महानदी पे, ठीक है। कहाँ पे है, गुजरात में, ठीक। उसके बाद मेत्तूर डैम, ये कहाँ पे है, ये आ गया नीचे तुम्हारा तमिलनाडु में, और गोदावरी कृष्णा कावेरी पे है, ठीक है, समझ लगा, ठीक। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट जो भी बता दिया। एक तो होगा कौन सी स्टेट में, कौन सा लार्जेस्ट, छोटा मोटा ऐसे पूछ सकते हैं। मेत्तूर डैम इज़ इन तो तमिलनाडु, ऑन विच रिवर, तो बता दें कावेरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट सरिस्का नेशनल पार्क। देखो ये तो आपको याद ही करने पड़ेंगे, तो इसलिए मैंने एक एक करके बीच बीच में डाल देना है ताकि आपको रिवीजन में होते रहे। सरिस्का जो हमारा नेशनल पार्क है वो है राजस्थान में, ठीक है। बस इसमें तो क्या बताना और, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ। तो सेकंड लॉन्गेस्ट से पहले सबसे लॉन्गेस्ट पता करते हैं। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द साउथ कौन सी है, गोदावरी, ठीक है, गोदावरी, ठीक। उसके बाद जो सेकंड लार्जेस्ट है वो है गोदावरी कृष्णा, ठीक है, और सबसे छोटी कावेरी, मतलब ये मेजर रिवर्स हैं, ठीक है। तो गोदावरी सबसे लॉन्गेस्ट है, ठीक, और कावेरी उसके बाद सेकंड नंबर पे आ जाएगी कृष्णा, और थर्ड नंबर पे आ जाएगी कावेरी, ठीक है। तो ये हमारा मैप है ना, तो यहाँ से ऊपर से आएगी गोदावरी, और ये इसके साथ चलती है कावेरी, ठीक है, और नहीं कावेरी नहीं कृष्णा, और लास्ट में इनका मतलब थोड़ा सा ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है, और जो कावेरी है वो यहाँ नीचे है, ठीक। तो ऐसे मैप में भी नॉर्थ साउथ अगर देखना हो तो सबसे ऊपर गोदावरी है, ठीक है, नॉर्थ में, उसके नीचे क्या बोलते हैं कृष्णा है, ठीक है, उसके नीचे कावेरी है, ठीक। ये चीज़, ठीक है। अभी आपको बताना है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, ठीक है, ये पता लग गया ना, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट गोदावरी जो है ये ओरिजिनेट होती है त्रिम्बकलेश्वर नाम की जगह है, वहाँ से महाराष्ट्र में, ठीक। उसके बाद आपको बताना है कावेरी कहाँ से होती है ओरिजिनेट, कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम वेयर, ठीक है। तो ये है, ठीक है, इसमें ओके। नेक्स्ट इज सार्क। सार्क वाज फाउंड इन विच ईयर। तो सार्क कौन से साल में फॉर्म हुआ था, ठीक है। तो पहले सार्क की फुल फॉर्म साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है। ये बना था 1985 में, ठीक। अच्छा, अभी ये इतना मतलब एक्टिव नहीं है, इसका सेक्रेटरी भी पता मतलब जो सेक्रेटरी है इसका हेडक्वार्टर वो कहाँ है, नेपाल में, काठमांडू, ठीक है। लेकिन अब ये ना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और ना ही मतलब इसमें ये तो पूछ सकते हैं, लेकिन अब ये ग्लोबली इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, और इसकी एक नई ऑर्गेनाइजेशन है इसकी एक नई ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, जो इसको रिप्लेस कर रही है, ठीक है। उसने इसकी इंपॉर्टेंस को कम कर दिया है, ठीक है। आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना है, ठीक। तो क्यों एक्चुअली सार्क क्या है, साउथ एशियन जितनी कंट्रीज हैं हमारे इंडिया का, जो मतलब आप ऐसा लो इंडिया का मेन लैंड जो है ना, बस वही सारी कंट्रीज़ हैं इसमें, ठीक है। इसमें 8 कंट्रीज़ हैं, ठीक। और अभी इसको एक रिप्लेस कर रही है, और वो काफ़ी मतलब इस टाइम न्यूज़ में है, इंडिया भी इस पर काफ़ी फोकस कर रहा है। इंडिया सार्क में इतना फोकस नहीं कर रहा, उड़ी 2016 के बाद। तो आपको बताना है कि वो जो नई ऑर्गेनाइजेशन है उसका क्या नाम है, ठीक। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील विद राइट टू लाइफ। तो वो मैंने एक्चुअली इसकी वीडियो तैयार है राइट टू लाइफ वाली, लेकिन अभी मैंने अपलोड नहीं की शायद। तो राइट टू लाइफ है हमारा आर्टिकल
21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ठीक, अच्छा आर्टिकल 13 क्या बोलता है? आर्टिकल 13 बोलता है कि जितने भी लॉज, ठीक है, जो प्री इंडिपेंडेंस है, जहाँ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, जो भी कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं किसको? फंडामेंटल राइट्स को, दे आर नल एंड वाइड। ठीक है, ऐसा कोई भी लॉ जो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल है, प्री इंडिपेंडेंट है, जो फंडामेंटल राइट्स को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, दे आर नल एंड वाइड एज ऑन द डेट, जिस डेट पे हमारा ये कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन इनेक्ट हुआ उस डेट से पहले कोई भी अगर लॉ है, कोई भी ऐसे प्री इंडिपेंडेंट, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल, प्री कॉलोनियल लॉ है जो है, जो फंडामेंटल राइट्स को के अगेंस्ट है, उनको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है, तो ऐसा लॉ नल एंड वाइड है। ठीक है, ये आर्टिकल 13 है। सिमिलर आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, ये मैंने अभी वीडियो बनाई है, मैं उसको आपको जब जैसे अपलोड होगी आर्टिकल मैंने आगे करा दिया 19 से 32 तक मैंने उस वीडियो में पूरा करा दिया। ठीक है, आर्टिकल 24 में इसमें देख लेना। ठीक, हु वॉज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो हमारे पहले तो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर कौन थे? हमारे जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब आपको एक चीज़ बतानी कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो थे वो कब बने थे? वो बने थे 1947 में। और हमारे फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो बने थे 1950 में। अच्छा, अब ये 3 साल का गैप क्यों? पहला तो ये बताना। सेकंड, ये थे कांग्रेस के, ठीक है, ये थे कांग्रेस के, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा? हु वाज द फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया? तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर कौन थे? तो फर्स्ट नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर हमारे जो थे वो थे मोरारजी देसाई। 1977 में ये जीते थे इलेक्शंस और ये प्राइम मिनिस्टर बन गए थे। ठीक, अनदर नेम ऑफ विटामिन डी, विटामिन डी का दूसरा नाम क्या है? चलो जल्दी बताओ, कमेंट्स में बताओ। मतलब ये तो आपने कमेंट्स में तो ये बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको ये देखना है कि हाँ भाई आपको इसमें से कितने क्वेश्चन, अभी 8 में से पिछले 7 क्वेश्चन, 7 में से कितने क्वेश्चन आंसर है वो बताना। और जो मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ना सेपरेटली वो बताने। अब इसका विटामिन डी का मैं बताने लगूँगा मतलब जो भी इसका आंसर है। ठीक है, तो विटामिन डी का आंसर है कैल्सीफेरोल। ठीक, एस्कॉर्बिक एसिड होता है विटामिन सी, रेटिनॉल होता है विटामिन ए। ठीक, तो ये अनदर नेम है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, उसके बाद ओजोन लेयर रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम। अच्छा, ओजोन लेयर किस चीज़ से रिस्ट्रिक्ट करती है? ये तो आजकल आपको पता ही है ओजोन लेयर किस चीज़ है। अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन होगा वो है कि जो ओजोन लेयर है उसको मेजरिंग यूनिट क्या है? ठीक है, जो ओजोन लेयर है उसका मेजरिंग यूनिट क्या है? तो ओजोन का वो बता देना कमेंट्स में। लेकिन ओजोन लेयर हमें रिस्ट्रिक्ट करती है अल्ट्रावायलेट रेट से। ठीक है, देखो जो रेडियो वेव्स हैं वो हमारे रेडियो कम्युनिकेशन, ठीक है, टेलीविज़न कम्युनिकेशन, इसमें हेल्प करती है। एक्सरेज जो हैं वो हैं मेडिकल इमेजिंग, ठीक है, और ट्रीटमेंट्स, इसके लिए हेल्प करता है। इंफ्रारेड रेज जो हैं वो इलेक्ट्रिक हीटर्स, कुकिंग, ठीक है, इंफ्रारेड कैमरास, इसमें हेल्प करता है। मतलब इसमें यूज़ होता है, ये इनकी यूज़ है। ठीक है, समझ लगा नहीं लगा? ठीक, अल्ट्रावायलेट तो हमको होता है सूरज आता है, एनर्जी एफिशिएंट लैम्प्स में सन टैनिंग, ये सब इसी का कारनामा है। ठीक, तो ओजोन लेयर मेजरिंग, मतलब इसका एक मेजरिंग यूनिट होता है, वो क्या होता है? ठीक है, इसका फार्मूला तो O3, ये तो आपको पता ही होगा। ठीक, अच्छा, विच बॉडी सेपरेट अंडमान निकोबार? अंडमान निकोबार को कौन सी बॉडी है जो सेपरेट करती है? बताओ, आंसर बताओ। अंडमान निकोबार देखो हमारे ये हमारा जो इंडिया का कोस्ट लाइन है, ठीक, इस साइड है अंडमान निकोबार, इस साइड है लक्षद्वीप। ठीक, आपको बताना है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है उसको कौन सी बॉडी सेपरेट करती है? तो उसको करती है 10 डिग्री चैनल सेपरेट करती है अंडमान और निकोबार को। ठीक है, 10 डिग्री सेपरेट करती है। ठीक, अच्छा, अब उसके बाद बे ऑफ बंगाल तो आपको पता है कि ये इस साइड ये हमारा इंडिया ना, ऐसे, ठीक, थोड़ा सा ऐसे है। ठीक, तो ये पूरा बे ऑफ बंगाल है, यहाँ अरेबियन सी है। अच्छा, उसके बाद अंडमान सी, तो अंडमान के पास है, अंडमान सी। ठीक, उसके बाद 9 डिग्री चैनल, तो 9 डिग्री चैनल किसको वो करती है, सेपरेट करती है? तो 9 डिग्री चैनल करती कहाँ है? 9 डिग्री चैनल करती है मिनिकॉय, ठीक है, और लक्षद्वीप। ठीक है, तो मिनिकॉय और लक्षद्वीप को सेपरेट करती है 9 डिग्री चैनल। ठीक है, उसके बाद 11 डिग्री भी है, बहुत सारे हैं लेकिन जो इंपॉर्टेंट है मैं कराते जा रहा हूँ। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन थे। आई होप आपको कुछ इनमें इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर इंटरेस्टिंग लगा है तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो मैंने आपको क्वेश्चन पूछे हैं उनका आंसर मुझे चाहिए, क्योंकि मुझे क्वेश्चन याद नहीं रहेगा। तो आप जो क्वेश्चन देखोगे बताओगे, अगर किसी का नहीं पता लगता तो आप बता सकते हो कि हाँ भाई मेरे को इस चीज़ का नहीं पता लगा। ठीक है, बाकी अब ये सीरीज़ चलेगी, रेगुलर चलेगी। ठीक है, तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है। ठीक है, आप टेलीग्राम मेरा ज्वाइन कर लो। ठीक, वहाँ पर रेगुलर अपडेट्स
मिलती रहती हैं और क्वेश्चन वगैरह वहाँ पे डिस्कस करते रहते हैं, बच्चे आपस में करते रहते हैं, मेरी तो वहाँ कोई ज़रूरत होती नहीं है सच। ठीक है, तो चलो, थैंक यू, बाय बाय।